Unit 3rd, Electrochemistry. Introduction. The branch of science which deals with the relationship between chemical and electrical energy is known as electrochemistry. Major contents of electrochemistry. First is ionic theory. Second, Faraday's law of electrolysis. Third, electrolytic conductance. And fourth, electrochemical cell. नाउ वी स्टार्ट आयनिक थ्योरी. देखो आयनिक थ्योरी क्या है? केमिकल सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर एंड फर्निश आयन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जिन्हें पानी में डालने पर आयंस में ब्रेक हो जाते हैं. द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिसोसिएशन और आयनाइजेशन. अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसोशिएटेड आयंस लार्जली डोमिनेट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स. क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब है कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होगा तो एक इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाएगा. तो जैसे NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स Na प्लस प्लस Cl माइनस. तो एक तो आयनाइज कंसंट्रेशन होती है जितना वो आयनों में ब्रेक हो गया, और एक क्या होगा? अनआयनाइज. तो ये क्या कह रहा है? डिसोशिएटेड आयन्स लार्जली डोमिनेंट. तो मतलब आयनाइज कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की और अनआयनाइज कम होगी. जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आयनाइज ज़्यादा होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल HCl, NaOH, NaCl. देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल सॉल्ट्स. सॉल्ट्स सारे स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, चाहे वो वीक एसिड वीक बेस से मिलकर बने, या साल्ट फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, या साल्ट फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो, या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो. किसी भी तरह का सॉल्ट हो, दुनिया भर के सॉल्ट सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ही होते हैं. दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है? लेसर कंसंट्रेशन ऑफ डिसोशिएटेड आयंस. जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है, तो जितना अपन लेंगे उसका बहुत कम वो आयनाइज होगा. इसका मतलब आयनाइज कंसंट्रेशन कम होती है और अनआयनाइज ज़्यादा होती है. इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है. जो भी एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट हो जाए वो इलेक्ट्रोलाइट है. स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और वीक एसिड एंड वीक बेसिस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट. 11th में भी था ये सब चीज़ें आपके. डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, ये क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ आयनाइज मोल आउट ऑफ 1 मोल. एक मोल में से जितना आयनाइज होता है उसे अपन डिग्री ऑफ डिसोशिएशन बोलते हैं. रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा. मोल्स ऑफ डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स आयंस अपॉन टोटल मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल. जब टोटल से डिवाइड करेंगे तो आउट ऑफ कितना आ जाएगा? 1. तो अल्फ़ा हमेशा क्या होता है? 0 से ज़्यादा लेकिन 1 से कम. ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, क्योंकि 100% डिसोशिएशन किसी का भी नहीं होता. तो ये इसकी रेंज है. फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिसोशिएशन. कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर डिग्री ऑफ डिसोशिएशन डिपेंड करता है? तो फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ज़्यादा होगा. नेचर ऑफ सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट में डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ज़्यादा होता है. वाटर जैसे पोलर, इसीलिए अपन ज़्यादातर जब भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो किस में बनाते हैं अपन? वाटर में, क्योंकि वाटर इज़ ए गुड पोलर सॉल्वेंट. प्रेजेंस ऑफ अदर सॉल्यूट, कॉमन आयन इफेक्ट. अगर पहले से ही कोई आयन प्रेजेंट है, कॉमन आयन, तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन सप्रेस्ड हो जाएगा, यानी कि लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. डाइल्यूशन, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? ज़्यादा होगा. तो अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डाइल्यूशन। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस, process in which electrolyte is decomposed into its constituent by passing electricity through its aqueous solution or fuse molten state। जब इलेक्ट्रिसिटी अपन पास करते हैं किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में तो वो आयन्स में ब्रेक हो जाता है। तो कैथोड और एनोड, तो कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो डिपोजिशन ऑफ कैटायन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैथोड पर डिपॉजिट होते हैं, और एनायन जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो एनोड पर डिपॉजिट होंगे। तो रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या होगा, एनायन, सॉरी कैटायन। तो रिडक्शन का मतलब जैसे सपोज करो Na+Cl माइनस, तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, तो रिडक्शन हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कैथोड्स पर क्या होगा, रिडक्शन टेक प्लेस, और एनोड पर क्या होगा, एनायन डिपॉजिट होगा। तो एनायन जैसे Cl माइनस, तो Cl माइनस आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Cl, तो क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन Na, Cl माइनस गिव Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, गो टू एनोड। एक एग्जाम्पल है, pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 7। NaCl क्या है, सॉल्ट फॉर्म बाई स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसकी pH कितनी होती है, 7। दिस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज, व्हाट वुड बी द pH ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो आंसर क्या है, ग्रेटर देन 7 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन। देखो जब NaCl का अपन pH ये इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, Na+ आयन कैथोड पर डिस्चार्ज होकर क्या बनाएगा, Na। सॉल्यूशन कैसा है, एक्वा सॉल्यूशन। सोडियम क्या है, एल्कली मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो वाटर से रिएक्ट होकर क्या बनाएगी, सोडियम प्लस वाटर क्या बनेगा, H2 प्लस NaOH। तो NaOH क्या होता है, बेस। तो NaOH बनेगा तो OH माइनस की कंसनट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। तो जब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी तो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि H+ और OH माइनस प्रोडक्ट ऑफ H+ एंड OH माइनस आयन्स कंसनट्रेशन इज कॉल्ड Kw, 1 × 10⁻⁻14 विच इज़ कॉन्स्टेंट। तो ऑटोमेटिकली H+ की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो बेसिक होगा तो उसकी pH क्या होती है, ग्रेटर देन 7। ये तो 11th क्लास में पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो। नाउ फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये 12th में दे रखा है। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में 2 लॉ दे रखे हैं अपने। फेराडेज फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। जो इलेक्ट्रोड पे मास डिपॉजिट हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का, मेटल का, वो क्या होता है, उसके डायरेक्टली, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्ज। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, Q। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, और Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो W हो गया मास या वेट ऑफ सब्सटेंस, और Q चार्ज। चार्ज क्या होता है, I × T। चार्ज क्या होता है, Q = I क्या होता है, करंट, और T टाइम इन सेकेंड। तो वी कैन राइट W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, और इसको इक्वल टू करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया अपन ने Z। Z क्या है, वेट। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट।
W हो गया वेट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, I एम्पियर, T टाइम इन सेकेंड। अब देखो Z जो कांस्टेंट है उसको अपन कैसे सिग्निफाई करेंगे। इफ़ करंट इज़ 1 एम्पियर एंड टाइम 1 सेकेंड, देन W क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू Z। तो वेयर Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z, इट इज़ द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाई 1 कूलम चार्ज। भाई I की वैल्यू कितनी थी 1 एम्पियर और टाइम भी कितना है 1 सेकेंड, तो आई टी का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया 1, तो Q इज इक्वल टू आई टी कितना हो गया 1 कूलम। कुल मिलाकर यह है कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट पास टू 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नाउ फैराडेज सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, when same amount of electricity pass through different electrolytes, then deposited mass of respective electrodes will be in the ratio of their equivalent masses। ये जो बोल रहा है when same amount of electricity passed, different electrolytes, मतलब different electrolytes होने चाहिए लेकिन वो connected किस में होने चाहिए, सीरीज में। in other words we can say when same quantity of electricity passed through different electrolytes connected in series, then the masses of substances deposited at the electrode are in the ratio of their equivalent mass। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2SO4, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और जिंक क्लोराइड, ये चारों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अपन ने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और इनको एक ही बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम टाइम तक इनके अंदर, सेम करंट सेम टाइम तक अपन ने पास किया, तो क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की सेम हो गई। तो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन डिपॉजिट हो गया, कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर होगा, जिंक क्लोराइड में जिंक होगा। तो हाइड्रोजन, कॉपर और सिल्वर और जिंक, इन चारों का जो मास होगा वो किस रेशियो में होगा, ये उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में इनका इक्विवेलेंट मास होगा। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। तो जो इक्विवेलेंट मास का रेशियो होगा वो ही इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट, जो मास डिपॉजिट हो रहा है उसका रेशियो होगा। जैसे देखो मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ कॉपर, सपोज करो दो ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो कनेक्टेड है सीरीज़ में, तो हाइड्रोजन और कॉपर सल्फेट होता, तो हाइड्रोजन और कॉपर का मास क्या होगा, जो हाइड्रोजन और कॉपर का इक्विवेलेंट मास है। मास ऑफ कॉपर और सिल्वर का रेशियो देखोगे तो वही आएगा जो इक्विवेलेंट मास कॉपर और सिल्वर का होगा। इसी तरह से मास ऑफ सिल्वर और मास ऑफ जिंक, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सिल्वर और जिंक के इक्विवेलेंट मास का जो रेशियो होगा। इक्विवेलेंट मास क्या बताया, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर निकालना है तो सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है 108, तो वैलेंसी कितनी है 1, तो कितना हो गया 108। इसका मतलब ये हुआ जिसकी वैलेंसी 1 है उसका एटॉमिक मास और इक्विवेलेंट मास सेम होता है। अब नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर तो कितना है 63.5 एटॉमिक मास, और वैलेंसी कितनी होती है 2, तो कितना आ गया 31.75। तो जिसकी वैलेंसी 2 होगी उसका इक्विवेलेंट मास एटॉमिक मास का क्या होगा, हाफ। अब जैसे एल्युमिनियम का कितना होता है एटॉमिक मास 27, वैलेंसी कितनी है 3, तो 27/3 कितना आ जाएगा 9। तो अगर 3 होगी तो 1/3 हो जाएगा, वैलेंसी 2 होगी तो हाफ हो जाएगा, और वैलेंसी अगर 1 होगी तो इक्विवेलेंट मास सेम रहेगा। नाउ ये भी देख लो, 1 फैराडे क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 फैराडे चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल पे कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 1 मोल नंबर कितना होता है 6.023 × 10⁻23। सॉल्व करने पर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 96500, 96,500 कूलम।
दैट इज़ कॉल्ड 1 फैराडे। इसको अपन 1 फैराडे बोलते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ लॉन्ग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर हैज़ टू बी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट in order to deposit 1 gram of aluminium when the electrode reaction is Al plus 3 electron gives Al। अब अपने को ये निकालना है कि 1.5 एम्पियर जो है करंट कितने टाइम तक पास करें कि जो इलेक्ट्रोड पर 1 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट हो जाए। तो एल्युमिनियम का जो रिडक्शन होगा Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन Al। तो ये क्या बता रहा है, देखो 1 मोल Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 मोल Al प्लस 3 के अंदर 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो किस में बन जाएगा ये 1 मोल एल्युमिनियम। 1 मोल एल्युमिनियम का वेट कितना हो गया 27 ग्राम। तो चार्ज ऑन 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1 फैराडे यानी कि 96500। तो 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो गया 3 इंटू 96,500 कूलम। तो डिपोजिशन ऑफ 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिक्वायर, मतलब 27 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए 3 इंटू 96500। चार्ज का मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब I इंटू टी, करंट एंड टाइम का प्रोडक्ट। तो डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिक्वायर, तो 1 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर होगा 3 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 27। यहाँ 1 नहीं आएगा, कितना आएगा 27 से डिवाइड करेंगे अपन। तो कितना आ गया 10722.2 कूलम। ये 1 गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह कितना आएगा 27। अब ये अपने पास एग्जैक्ट चार्ज आ गया 10722.2। ये यानी कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई Q। तो Q क्या होता है IT। तो T क्या हो गया Q अपॉन I। तो टाइम क्या हो गया 10722.2 अपॉन कितना दे रखा करंट अपने को गिवन है 1.5। तो कितना आ जाएगा 7148 सेकेंड इज इक्वल टू 1.98 आवर्स। सेकेंड के आवर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले मिनट बना लो 60 से डिवाइड करके, फिर 60 से डिवाइड कर दो, या फिर 3600 से एक साथ डिवाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व बाय पासिंग ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फॉर 40 मिनट्स थ्रू एसिडिफाइड वाटर। 0.5 एम्पियर का करंट 40 मिनट तक पास करने पर हाइड्रोजन कितना डिपॉजिट होगा ये निकालना है। तो देखो करंट 0.5 है, टाइम 40 मिनट है, तो मिनट के सेकंड बना लिए, मल्टीप्लाई बाई 60। टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, तो Q इज इक्वल टू IT। I हो गया 0.5, T हो गया 2400, 1200 कूलम। अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैसे होगी, H प्लस हाइड्रोजन का रिडक्शन लिख रहे हैं, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स 1/2 H2। तो फॉर्मेशन ऑफ हाफ मोल H2, 1/2 H2 का मास कितना हो गया 1.008, रिक्वायर 96500 कूलम। क्योंकि एक ही मोल इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज कितना होगा 96,500। तो 96,500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस 1.008 डिवाइडेड बाई 96500 ग्राम ऑफ H2। अपने पास कितना है एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये रही 1200। तो 1200 कूलम से कितना मास डिपॉजिट होगा, मल्टीप्लाई बाई 1200, तो कितना आ गया 0.0126 ग्राम। एक और क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। NCERT का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर है 3.13। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2, 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। देखो Ca+2, कैल्शियम का क्या है Ca+2 +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Ca।
तो 1 मोल कैल्शियम डिपॉजिट करने के लिए अपने को कितना चाहिए? 2 फैराडे चार्ज चाहिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन है और 1 मोल कैल्शियम का कितना होता है? 40 ग्राम। तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम के लिए पूछ रहा है। तो 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 2 फैराडे, और फैराडे की टर्म में ही बताना है। तो 20 ग्राम के लिए क्या आ जाएगा आंसर? 1 फैराडे। इसी तरह से एल्युमिनियम के लिए पूछ रहा है, तो Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन Al, रिडक्शन रिएक्शन लिख लो। तो 1 मोल एल्युमिनियम यानी कि 27 ग्राम। कितना चार्ज चाहिए उसके लिए? 3 फैराडे। चार्ज को ही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ये मैंने बार बार आपको बताया है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, कितना? 3 फैराडे। तो 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए? तो 27 ग्राम के लिए 3 फैराडे, तो 1 के लिए 3/27, तो 40 के लिए 3/27 × 40 कितना आ जाएगा? 4.4 फैराडे। ठीक है, ओके।